हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जो कि अल्टरनेटिव पे आपको लेक्चर मिलेगा, जिसमें 20 एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। रिमेनिंग लेक्चर जो 30 लेक्चर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, देख लेना, स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि आपके बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि डायरेक्ट ये लेक्चर देखोगे तो डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, ये वीडियो 3 बजे आता है। कितने बजे? 3 बजे आता है दिन में, अल्टरनेट डे। कब? अल्टरनेट डे पे आता है। जैसे आज ये वीडियो आया है तो परसों 3 बजे इसी टाइम पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, 15th लेक्चर। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोविशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी में बी अचीव बाय। ये पूछ रहा है कि प्रोविशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी में बी अचीव बाय कैसे अचीव करी जाएगी। देखो, ये समझने से पहले, जैसे कि मैंने आपको 13 लेक्चर में बताया था फंडामेंटल राइट के बारे में, ये सेकंड पार्ट है फंडामेंटल राइट का। तो क्या है कि मैं आपको डिटेल से बताता हूँ पहले फंडामेंटल राइट क्या है, जो नया बच्चा होगा उसको समझ में आना चाहिए। देखो, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? पहले क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल राइट के कितने आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो, 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं ये रिलेट करते हैं विद अ फंडामेंटल राइट। क्लियर? अब आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट को डिवाइड कैसे किया है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मैं समझते हैं, ये रफ कर लेता हूं मैं। देखो, पहले क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कितने आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक सारे आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी को रिलेट करते हैं। देन आफ्टर, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ये है 19 आर्टिकल से लेकर 22 आर्टिकल तक, ये राइट टू फ्रीडम पूरे आर्टिकल है। देन आफ्टर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कितने आर्टिकल हैं? ये हैं 23 एंड 24। इसके सिर्फ ओनली 2 ही आर्टिकल हैं। देन आफ्टर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल रेट करता है 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। देन आफ्टर, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, इसके आर्टिकल है मेरे दोस्तों 29 एंड 30। ये 2 आर्टिकल हैं जो रिलेट करते हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट। देन आफ्टर, राइट टू प्रॉपर्टी। ये बताऊंगा क्यों रिमूव करा इसको। राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट था और इससे आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 31। क्लियर? देन आफ्टर, इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32। क्लियर? अब इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये रहा लीगल राइट। क्या हो गया? अब ये लीगल राइट हो गया है। और लीगल राइट किस आर्टिकल में चला गया? राइट टू प्रॉपर्टी ये चला गया है 300A में, आर्टिकल में 300A में राइट टू प्रॉपर्टी है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? फंडामेंटल राइट का बेसिक समझ में आ गया। अब अपन क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो, प्रोविशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी में बी अचीव बाई, कैसे अचीव करी जाएगी अबॉलिशन और प्रोविशन ऑफ अनटचेबिलिटी को? देखो, डेफिनेटली लॉ बना के अचीव करी जाएगी। क्लियर? देन आफ्टर, इंप्रूविंग एजुकेशन, बिल्कुल करी जाएगी, एजुकेशन को इंप्रूव कर दीजिए। पब्लिक अवेयरनेस, बिल्कुल पब्लिक अवेयरनेस भी होगा। देन आफ्टर, प्रोवाइडिंग जॉब एंड सर्विसेज। जॉब एंड सर्विसेज तो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारी की। क्या? इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारी जाएगी इससे। इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और द अनटचेबिलिटी पॉपुलेशन
दैट्स वाई 4 गलत है, इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है। अब ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 17 रेट करता है प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, और वो कौन से उसमें पार्ट में, राइट टू इक्वालिटी में, जो कि 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक है। क्लियर, समझ गए मेरी बात को, चलते अपन आगे। Which one of the following fundamental right was amended as a result of decision of the Supreme Court of India instead of Madras versus चंपाकम दोराराजन केस? ये पूछ रहा है कि इस केस से कौन सा आर्टिकल वीकेंड से रिलेट करता है, तो वो करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर, ये कहता है आर्टिकल नंबर 15। अब इसमें एक क्लॉज है आर्टिकल नंबर 4, वी कैन से आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4। अब आर्टिकल नंबर 15 4 क्लॉज इसी केस से रिलेट करता है। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 क्या कहता है कि ये पावर देता है स्टेट को फॉर स्पेशल वी कैन से प्रोविजन दे सकता है, जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं उनको, जो कि बैकवर्ड है, उनको स्पेशल कुछ भी ऑफर दे सकता है, स्पेशल रिजर्वेशन मिल सकता है। तो ये इस केस से रेट करता है आर्टिकल नंबर 15(4) विच इज रिलेटेड टू द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर, तो इसका आंसर है बी। चलते अपन आगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ द प्रेस? ये पूछ रहा है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस किस आर्टिकल से रेट करता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे आर्टिकल में कहीं नहीं है, बट एक आर्टिकल ऐसा है जो कि इसको इम्प्लिसिटली डिफाइन करके रखा है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19। अब मैं आर्टिकल नंबर 19 थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ आपको, जो प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए आप। देखो, इसके अंदर कई सारे ABCDEF तक हैं इसके अंदर, ठीक है, तो समझते हैं। तो देखो, आर्टिकल नंबर 19 के टाइप समझेंगे, ठीक है। क्लॉज ए क्या कहता है, क्लॉज ए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है ये आर्टिकल 19 क्लॉज ए, और इसी में इम्प्लिसिटली मेंशन कर रखा है फ्रीडम ऑफ प्रेस को। क्लियर, बी क्या कहता है, बी क्या कहता है, फॉर्म वी कैन से पीसफुली वी कैन से असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, विदाउट आर्म, बिना हथियार के आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुली कर सकते हो, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपका कुछ भी वॉयलेट हो रहा है तो आप पीसफुली वी कैन से प्रोटेस्ट कर सकते हो। क्लियर, देन वो है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज बी में। सी क्या कहता है, सी कहता है वी कैन से फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। देन आफ्टर डी क्या कहता है, डी क्या कहता है, राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री के पार्ट में आप फ्रीली मूव कर सकते हो, वो कहता है आर्टिकल नंबर डी। आर्टिकल नंबर ई क्या कहता है, रेसिड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। क्लियर, ये कहता है। एफ क्या कहता है, एफ क्या कहता है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस। क्लियर, ये है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो वो रेट करता है आर्टिकल नंबर 19 किससे, क्लॉज ए से। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशो इकोनॉमिक
पॉलिटिकल एंड कल्चर राइट। ये पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट में जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को वी कैन से फंडामेंटल, सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और कल्चर राइट देता है। देखो वो आर्टिकल है नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17। और आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल कहता है। और इसी आर्टिकल के अंदर ये मेंशन करा गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को वी कैन से फंडामेंटल, सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चर राइट दिया जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर है डी। चलते बनाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन। देखो मैंने आपको कई बार बता दिया अभी आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कि आर्टिकल नंबर क्लॉज ए क्या कहता है, और यही कहता है आर्टिकल नंबर वी कैन से 19 क्लॉज ए और सब क्लॉज ए, वी कैन से क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए इसी में दिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्लियर? तो याद रखना। क्लियर? और ये क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, याद रखना। चलते बनाएंगे। एज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। देखो क्या है राइट टू फ्रीडम के अंदर? फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। देखो देखते हैं अपन। क्लियर? तो देखो पीसफुल असेंबली बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली पीसफुल असेंबल हो सकते हैं, हम बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? देन आफ्टर पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म। बिल्कुल मैंने बोला था कि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज बी क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज बी कहता है कि पीसफुली असेंबल एंड विदाउट आर्म। क्लियर? दोनों मेंशन है इसके अंदर। देन आफ्टर स्टेट कैन मेक लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। बिल्कुल राइट है कि पीसफुल स्टेट लगा सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, सॉवर्जिनिटी, मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सारे पॉइंटों पर लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर। क्लियर? बट घेराव नहीं कर सकते। ये क्या है? पीसफुल नहीं है, ये वॉयलेंस क्रिएट कर सकता है। तो घेराव ऑफिशियली नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। अगर आप किसी ऑफिशियल को रोकोगे, ड्यूटी करने नहीं दोगे, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। याद रखना। तो डोंट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द ऑफिशियल। तो ये क्या है? गलत है। तो इसमें से घेरा ऑफिशियल नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी। और आर्टिकल कौन सा? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक है पूरे राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल नंबर 19 स्पेशली कहता है, क्लॉज बी कहता है कि पीसफुल असेंबल एंड विदाउट आर्म। याद रखोगे। चलते बना के। Why which of the following ground a citizen freedom of expression may not be subjected to restriction। मैंने आपको बताया था कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ऐसे राइट टू फ्रीडम पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आप इतना भी फ्रीडम नहीं है कि आप बिना वजह कुछ भी उल्टे सीधे काम करो, या एनिमी कंट्री से मिल जाओ, या फिर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दो, जो अपनी कंट्री की इंटीग्रिटी है उसको ब्रेक करो, पब्लिक ऑर्डर ब्रेक करो, कहीं भी जाके उल्टे सीधे दंगे कर रहे हो आप, तो आप बोलो कि हमारा तो फंडामेंटल राइट है। नहीं, का स्टेट ने ऐसा क्या है? रिस्ट्रिक्शन भी लगा के रखा है कि आप है ना इतना ही लिमिटेड में फ्रीडम इंजॉय करो जो पीसफुल और विदाउट आर्म कहा जाए। तो देखते हैं अपन। देखो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा डेफिनेटली। पब्लिक ऑर्डर है, बिल्कुल है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल कोर्ट के डिसीजन को कंटेम्प्ट नहीं करना है। क्लियर? इट इज ऑल्सो अगेंस्ट दी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? देन आफ्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ द, ये सारे हैं। क्लियर? इसमें कई सारे और हैं। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, ये सारे पॉइंटों को ध्यान रखना है। ये इस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, तो आपके इतने फ्रीडम नहीं है कि आप इलीगल काम भी करो। क्लियर? फ्रीडम दिया है आपको, फ्रीडम ऑफ राइट दिया है, फ्रीडम टू राइट, राइट टू फ्रीडम दिया है, बट ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हमारे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप बिना वजह कुछ भी कर रहे हो उल्टे सीधे, तो इतना भी फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है वो उन्होंने बड़े दिमाग से सोच के बनाया है। चलते बना के। Which article of the Constitution of Indian Republic related to the protection of life and personal liberty। मैंने आपको बताया राइट टू फ्रीडम के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, और आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। तो वो कौन सा आंसर है? आर्टिकल नंबर 21 20 का आंसर है। चलते बनाएंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन राइट टू ट्रेवल एब्रॉड। एब्रॉड जाने का राइट किसमें है? इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे जो कंफ्यूज, जिसने अच्छे से डीपली नहीं पढ़ा होगा, तो वो आर्टिकल नंबर 19 लगाया जाएगा।
वो किस बेसिस पे लगाएगा, वो आर्टिकल नंबर 19 लगाएगा क्लॉज डी के बेसिस पर, क्योंकि उसके अंदर लिखा है कि राइट टू फ्रीली मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और एनी टेरिटरी ऑफ द स्टेट, किसी भी पार्ट में अपन मूव कर सकते हैं। बट यहाँ एब्रॉड की बात करी गई है, और एब्रॉड की बात के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था, मैं बता देता हूँ 1978 में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ये केस हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसी केस में बोला गया था कि फ्रीली मूव कर सकता है एब्रॉड कोई भी पर्सन, और वो आर्टिकल नंबर 21 कौन सा है, राइट टू लाइफ के अंदर ये मेंशन इम्प्लिसिटली मेंशन करा गया है। याद रखना, तो कंफ्यूज होता ना, आर्टिकल नंबर 19 मत लगाया ना, आर्टिकल नंबर 19 नहीं है, आर्टिकल नंबर 19 कहता है फ्रीली मूव इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हो, बट एब्रॉड जाने के लिए आर्टिकल नंबर 21 है। और वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 1978 में हुआ था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, याद रखना। Which one of the following right is available under Article 19 Clause 1 Clause D read with Article 21? देखो मैंने आपसे बोला था कि आर्टिकल नंबर 20 को, अगर 21 को राइट टू लाइफ को पढ़ना हो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज डी से, और क्लॉज डी क्या कहता है, राइट टू फ्रीली मूव इन एनी टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो ये दोनों को पढ़ने के साथ क्या निकलेगा, तो देखो ये निकलेगा राइट टू प्राइवेसी। क्या है, राइट टू प्राइवेसी, याद रखना, बिल्कुल आपको याद रखना है, राइट टू प्राइवेसी का केस भी आपको याद रखना है, ये आर्टिकल नंबर 21 में इम्प्लिसिटली मेंशन करके रखा है। Which one of the following does not fall within the purview of article number 21 of the constitution? देखो ये पूछ रहा है कि आर्टिकल नंबर 21 में इम्प्लिसिटली क्या क्या मेंशन करा गया और क्या इसमें से मेंशन नहीं करा गया है इम्प्लिसिटली। तो देखो क्या है, मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय डॉक्टर, डेफिनेटली मेंशन करा गया है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस, बिल्कुल मेंशन करा गया है। पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, वी कैन से क्वालिटी वाटर हमें मिलना चाहिए, हमारा राइट टू लाइफ है, क्लियर है। बट कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट क्या है कि फांसी की सजा नहीं है, राइट नहीं है ये, क्लियर। हमारा राइट टू लाइफ नहीं है, क्लियर, ये इम्प्लिसिटली मेंशन नहीं कर गया है। चलते बनाएंगे, सिंपल था। According to Article 25 of the Constitution, right to freedom of religion is not subjected to, ये पूछ रहा है कि आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है। देखो आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 25 कहता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और रिलीजन, क्लियर, ये कहता है, क्लियर। आर्टिकल नंबर 25 किसके अंदर, किस पार्ट के अंदर आता है, ये आता है वी कैन से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 24 है। देन आफ्टर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्लियर, ये है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, क्लियर, याद रखोगे। तो क्या 25 ये कहता है, बट इसमें क्या क्या मेंशन कर गया है, देखो पब्लिक ऑर्डर देखना पड़ेगा, बिल्कुल, हेल्थ भी देखनी पड़ेगी, मोरलिटी पर, ह्यूमनिज्म नहीं है इसके अंदर, क्लियर, ह्यूमनिज्म नहीं है। चलते बना गए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग किरपान बाय सिख इज डीम एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो आर्टिकल नंबर 25 में किरपान का भी राइट दिया गया है सिख लोगों को, और ये किस में, आर्टिकल नंबर 25 में, क्लियर, याद रखोगे। चलते बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी कन्फर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछ रहा है कि आर्टिकल नंबर 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन कर रहा है। देखो मैंने बताया था कि हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो एक आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन करा गया है, और इवन BR अम्बेडकर साहब ने राइट टू रेमेडी को हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। इवन इसके अंदर अगर हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आर्टिकल नंबर 32 रेट करता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 226 है, वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जुडिशरी को पावर दी है कि हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की पावर दी है, किसको, जुडिशरी को पावर दी है, क्लियर। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये पूछ रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट है हमारा, क्लियर। आर्टिकल नंबर 32 फंडामेंटल राइट है, ना कि स्टैट्यूटरी राइट है, ना ही लीगल राइट है, ये सिर्फ ओनली फंडामेंटल राइट है। हर किसी पर्सन पर राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में जा सकता है, इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 32 एंड हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल, इसी बेसिस पर वो जा सकता है अपने एक फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलते बना गए।
द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये तो मैंने बता ही दिया, गार्डियन किसको दिया है, जुडिशरी को। जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर है, और किसके बेसिस पर, रिट पेटिशन हम लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल नंबर 226। तो इसका आंसर क्या है, जुडिशरी। चलते बनाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो, के एम मुंशी was one of the member of the drafting committee of the constitution, बिल्कुल ड्राफ्टिंग कमेटी headed by बी आर अम्बेडकर। ये बताया है मैंने आपको, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ाया, एक लेक्चर है मेरा, देख लीजिए आप, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। क्लियर। देन आफ्टर इसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, और के एम मुंशी भी इनके मेंबर थे। तो ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सही है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने एडॉप्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन को। देन आफ्टर पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957। देखो बिल्कुल राइट है, 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी सेटअप करी गई थी, 1957 में इनके रिकमेंडेशन आए थे, और उसी बेसिस पर पंचायती राज को सेटअप करा गया था। देन आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया अभी प्रीवियस में जुडिशरी क्या है, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट है। जुडिशरी को पावर दी है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की, अंडर आर्टिकल नंबर 32 टू द सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल नंबर 226 टू द हाई कोर्ट। चलते बनाएंगे। Which one of the following right was described by B.R. Ambedkar as a heart and soul of the Constitution? ये पूछ रहा है कि हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, किसको बोला था, बी आर अम्बेडकर। हमने किस आर्टिकल को बोला था, आर्टिकल नंबर 32, मैंने अभी प्रीवियसली बताया आपको, आर्टिकल नंबर 32 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, अंडर आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसी को बोला हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। चलते बना डी। Which one of the following writ can be issued by High Court secure the liberty of the individual? देखो, किसी भी पर्सन को इलीगली अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, और बिना वजह उसको डिटेन कर लिया, तो उसको फ्री कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जुडिशरी की। बट वो कैसे, जब उसका कोई रिलेटिव या उसका लॉयर जब वो रिट पिटीशन लगाएगा, और कौन सी वाली रिट पिटीशन, हैबस कॉर्पस, कौन सी, हैबस कॉर्पस लगाएगा, तो फ्रीली हो जाएगा वो पर्सन, क्लियर, उसको फ्री करा देगा कोर्ट। चलते अपन आगे। द रिट विच में बी फिल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू पर्सनल फ्रीडम। देखो पर्सनल फ्रीडम वही मैंने बताया, इलीगली डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया किसी को, कोई उसने गलती भी नहीं करी, तो रिट पिटीशन लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो उसको फ्रीली करा देंगे हैबर कॉर्पस के जरिए, जो रिट पिटीशन हैबस कॉर्पस है। क्लियर। ये टाइप है इसके रिट पिटीशन के। एक और है स्टैट्यूटरी, क्लियर, याद रखना, ये 5 टाइप है इसके, याद रखना। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। देखो पहले क्या है, फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए कई सारे केस हुए सुप्रीम कोर्ट में, बट एक केस हुआ 1973 में। कब हुआ, 1973 में। कौन सा, केसर बंदनम भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 में। इसी केस में बोला गया कि पार्लियामेंट पे पावर है, वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, बट इसमें यह भी बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ टाइम, ये इम्यूनिटी है इनको, लाइफ टाइम कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी आपने लेटेस्ट एक केस सुना होगा, अभी जुडिशरी का एक जज के घर पे कई सारे पैसे जले हुए हाफ बर्न नोट मिले थे। वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, वर्मा नाम था सदा, आई थिंक वर्मा, क्लियर। तो वो क्या हुआ कि इससे जुडिशरी पर ऑब्जेक्शन उठने लगा कि जुडिशरी भी करप्शन में इन्वॉल्व होने लगी क्या। तो क्या हुआ कि फिर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका वाइस प्रेसिडेंट का, धनखड़ साहब ने क्या बोला कि अगर 2014 में जो हमने बिल निकाला था वो अगर पास हो जाता तो आज ये कंडीशन नहीं क्रिएट होती, क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, अनकंस्टिट्यूशनल बोल दिया था, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वीकेंड से वॉयलेट कर रहा था। और वो बिल कौन सा था, नेशनल जुडिशियल कमीशन। क्या था, नेशनल जुडिशियल कमीशन। इसमें क्या था कि देखो जैसे आप जानते हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट को ही पावर है, मतलब वीकेंड से जजों को ही पावर है, जज ही अपना कॉलेजियम सिस्टम में हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करते हैं। बट जो नेशनल जुडिशियल कमीशन आया था, इसमें यह बोला गया कि हाफ गवर्नमेंट के अपॉइंट जो भी मेंबर होंगे और हाफ जुडिशरी दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे और वीकेंड से अपॉइंट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला
2015 में कि ये विल अनकॉन्स्टिट्यूशन है, वॉइड कर दिया उसको, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा था। क्लियर, समझे मेरी बात को? तो ये पूरी कहानी है, याद रखना। क्लियर, इसका आंसर क्या है? ए है। तो इसी के साथ सेकंड पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट का कंप्लीट हो गया आपका। मैं देखो आपको पूरा फंडामेंटल राइट कंप्लीट करा रहा हूँ और पॉलिटी को आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूँ। एमसीक्यू नहीं पढ़ा रहा मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या है कि एमसीक्यू के फॉर्म में ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ाना स्टार्ट किया। अगर मैं वैसे थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। क्लियर, तो और पुराने लेक्चर देख लीजिए, 13 लेक्चर को। मिलते हैं हम परसों 15 लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।